नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन इतिहास पर। और मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं मुगल बादशाह जहांगीर की। जी हाँ, टॉपिक वाइज टॉपिक आपका सेशन चल रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 23 में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे 22 लेक्चर हो चुके हैं इस सीरीज के। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं आपको कि बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के ऑलमोस्ट सभी विषय जो है इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। जाएंगे आप विजिट की करेंगे तो आपको आसानी से सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। डिटेल में मिलेंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर मिलेंगे सब कुछ, ठीक है ना। और नोट्स भी उन्हीं की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो आपको आवश्यकता है कि आप प्रज्ञान हिंदी जो मेरे द्वारा बनाया गया नया यूट्यूब चैनल है उसे विजिट करें। वहां पर आपको जितने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। सिलेबस की ओर देखें तो दोस्तों आपका जो है यूनिट 2 पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 3 पर अभी हम चल रहे हैं। यूनिट 3 में भी जो है फर्स्ट टॉपिक इसका हो चुका है, जिसमें हमने अकबर के शासन की चर्चा की थी। अकबर की धार्मिक और राजपूत नीति है ना, इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें आज हम बात करने जा रहे हैं जहांगीर और शाहजहां पर। तो दोस्तों इसमें जो है दो सेशन सेपरेटली लेकर आऊंगा, जिसे मैंने आपको बताया था। तो आज हम बात करेंगे जहांगीर पर और कल वाले सेशन में बात करेंगे शाहजहां पर सेपरेटली, क्योंकि दोनों में मिक्सअप होने के थोड़े चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए तो आज जहांगीर पर बात करेंगे, कल वाले सेशन में शाहजहां पर। इसी प्रकार से फिर आपका चैप्टर बाय चैप्टर सेशन आगे बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट की ओर, देखते हैं क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आज। तो जहांगीर के इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे जहांगीर के प्रारंभिक जीवन की। उसके बाद में बात करने वाले हैं सलीम का विद्रोह और उसके बाद सलीम के 12 अध्यादेश। जी हाँ, इन तीन टॉपिकों के माध्यम से है ना जो है आज का ये कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट होगा। ये 3 पॉइंट है जिस पर आपको पूरी तरह फोकस करने की आवश्यकता है। यदि आप जहांगीर के शासन व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं या जहांगीर के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये 3 पॉइंट फॉलो करने होंगे। तीनों पॉइंटों पर पूरी तरह फोकस बनाकर रखना होगा। आइए एक एक करके जो है इनको समझना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जहांगीर के प्रारंभिक जीवन की। तो ये पूरा टॉपिक है ना इसी स्लाइड पर बेस्ड होता है। अगर यहां समझ गए आप कि हमें पढ़ना क्या क्या है तो समझ लीजिए टॉपिक आप में आपका कोई सा भी पॉइंट इधर से उधर नहीं होगा। इसलिए टेबल ऑफ कंटेंट वाली स्लाइड का महत्व समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है इसका। जहांगीर का प्रारंभिक शासन पॉइंट नंबर 1 में बात करेंगे। इससे क्या होगा, जहांगीर या तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आप राइटिंग करते हो तो उसकी व्याख्या वाला पॉइंट भी आपको यहीं मिल जाएगा। इसके अलावा जहांगीर का परिचय कह दे या जहांगीर का प्रारंभिक जीवन कह दे, ठीक है ना। अब जैसे ही जहांगीर के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर लोगे, उसके बाद में बात करेंगे उनके आगे के शासन व्यवस्था की या उनके जो भी कारनामे रहे हैं उनके शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो सलीम ने विद्रोह किया। आप जहांगीर नीचे सलीम देखने को मिल रहा, तो सलीम कौन है? तो सलीम दोस्तों दरअसल ये बचपन का नाम है सलीम, ठीक है। सलीम जो है बचपन का नाम था। आगे चल करके उन्होंने जहांगीर अपना खुद का नाम मतलब पदवी धारण कर ली थी सम्राट बनने के बाद में, तो जहांगीर कहलाने लगे। क्लियर है। और जहांगीर बनने के बाद में उन्होंने जो अध्यादेश जारी किए अपने साम्राज्य के लिए, वो ऐसे 12 अध्यादेश थे जिन पर आज हम वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। क्लियर है। और इसी के माध्यम से सलीम के बारे में या जहांगीर के बारे में पूरा अध्ययन आज की स्लाइड में हो जाएगा। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जहांगीर का प्रारंभिक जीवन या जहांगीर के परिचय पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों दरअसल जहांगीर, जैसा कि आप अगर कंटिन्यू सेशन ले रहे हैं वन बाय वन करके, तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है, क्योंकि इतिहास तो है कहानी का ही दूसरा नाम है ना। अगर इतिहास पढ़ना चाहते हो तो ऐसे स्टोरी पढ़ोगे तो जीवन में कभी भूलने की झंझट नहीं रहेगी और ना कभी कोई रट्ठा मारने की झंझट रहेगी। आप लोग पढ़े कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों जहांगीर जहांगीर जिसका बचपन का नाम क्या था? सलीम। जैसे मैंने आपको बताया क्या नाम था बचपन का नाम इनका? सलीम था। ठीक है, सलीम इनका बचपन का नाम था, या ऐसा कह सकते हो कि इनका असली नाम क्या था? सलीम। ठीक है। तो सलीम ने आगे चल करके जहांगीर नाम रखा अपना। वो आगे कहानी में आपको देखने को भी मिलेगा कि कब इन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके जहांगीर रखा था। दरअसल सलीम का जन्म जो है 30 अगस्त 1569 को हुआ था। कब हुआ? 30 अगस्त 1569 को। सलीम के बचपन माफ कीजिएगा, इनका बचपन का नाम सलीम था।
ठीक है, बचपन का नाम सलीम था। अकबर ने सलीम की शिक्षा दीक्षा का अच्छा प्रबंध किया, चूंकि यार एक राजघराने में पैदा होगा कोई बंदा तो सीधी सी बात है बचपन तो बहुत अच्छा बीतेगा ही। ठीक है, और दूसरी बात कि मुगल सम्राट का सबसे बड़ा पुत्र था, तो सम्राट भी चाहते हैं कि ये एक अच्छा व्यक्तित्व बन के निखरे, इसके लिए ही उन्होंने शिक्षा दीक्षा पर अच्छा खासा ध्यान दिया। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा में फारसी, तुर्की, अरबी, गणित, भूगोल, इतिहास, है ना, हिंदी और कई सारे अन्य शास्त्र, इन सब का ज्ञान देने का बहुत अच्छा प्रयास किया। उन्होंने ये सब ज्ञान देने के लिए कई आचार्य अपने राजमहल में ही नियुक्त कर लिए थे और अपने ही राजमहल में ही जो है उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य चालू हुआ। सलीम को बचपन में ही सैनिक शिक्षा पर भी उनका अच्छा फोकस था, सैनिक शिक्षा भी उनको दी गई, जिस कारण से शहजादा अल्पायु में ही युद्ध कला में प्रवीण हो गया। फोकस बना करके रखिएगा, आगे समझ आएगा आपको कि इसमें सलीम ने किस प्रकार से अपनी इन योग्यताओं का प्रयोग किया। ठीक है ना, किस प्रकार से अपनी योग्यताओं का प्रयोग किया, वन बाय वन करके समझेंगे, क्लियर हो पाएगा पूरा। तो यहां पर कहानी थी सलीम की कि सलीम का जो जन्म है ये 30 अगस्त 1569 को हुआ। कहां पर हुआ था, तो अकबर के महल में हुआ, सीधी बात है। अकबर के सबसे बड़े पुत्र थे ये, इनकी शिक्षा दीक्षा पर अच्छा ध्यान दिया गया, विभिन्न भाषाएं जो है इनको सिखाने के लिए, कई शास्त्रों का ज्ञान देने के लिए कई आचार्य नियुक्त किए गए, सैनिक शिक्षा भी इनको दी गई। तो इतना कुछ प्रबंध करने के कारण ही सलीम जो है कम उम्र में ही युद्ध कला में बहुत अच्छे पारंगत हो चुके थे। 1585 में जब ये 16 वर्ष के थे, उस समय ही इनका पहला विवाह, ना पहला कहना मेरी मजबूरी है क्योंकि आगे चल के आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए 16 वर्ष की आयु में इनका पहला विवाह कर दिया गया। किनके साथ किया गया था साहब, तो इनका किया गया था आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ में, है ना, याद रखिएगा, इनका पहला विवाह मानबाई से हुआ था, मानबाई से हुआ था। अब दरअसल हालांकि ये जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री के साथ जो विवाह हुआ इनका, ये हिंदू मुस्लिम दोनों रीतियों से संपन्न हुआ था। इसके बाद जहांगीर ने कई अनेक विवाह किए। ये था इनका छोटा सा परिचय। ठीक है ना, ज्यादा उलझन वाला तो था नहीं, सिंपल वे में हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि जैसे कि हमने पॉइंट ऊपर क्या डाला, जहांगीर का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का रहा, तो प्रारंभिक जीवन अगर बचपन में कोई ज्यादा समस्याओं का सामना किया होता, कई संघर्ष किए होते, है ना, बाबर की तरह, तो हम संभवतः उनका जो है पूरे बचपन की पूरी कहानी यहाँ पर लिखी होती। लेकिन बचपन का कोई संघर्ष था ही नहीं, संघर्ष तो अब इनका आगे आने वाला है, संघर्ष भी इनकी मर्जी से, और इस प्रकार का संघर्ष इन्होंने किया है कि जब जब आप पढ़ोगे तो आपके चेहरे से हंसी जो है रुक नहीं पाएगी, है ना। बार बार जो है अकबर को परेशान करने जैसा कार्य इन्होंने किया था। दरअसल पूरी कहानी जब पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ आने वाला है। देखिए, इनका जन्म हुआ 1569 में, शिक्षा दीक्षा अच्छे से पूरी हुई, युद्ध कला में अच्छे से प्रवीण हो चुके थे, वो युद्ध कला के सारे पैतरे सीख चुके थे क्योंकि पिता बादशाह थे उस समय। ठीक है ना, इसके बाद में इनका विवाह कर दिया गया। विवाह करने के बाद में जो एक विवाह हुआ, जो इनकी कहानी शुरू हुई विवाह वाली, तो फिर विवाह में विवाह करते चले गए आगे चल के। इसके बाद में अब बात करते हैं सलीम के विद्रोह की। तो ये अचानक से ये पॉइंट क्यों हो जाता है इस कहानी में, ये समझ नहीं आता। दरअसल दोस्तों, जहांगीर अपने शासन काल में जो सबसे ज्यादा फेमस है ना, वो अपने कार्यों के कारण नहीं बल्कि अपने विद्रोह के कारण है। कहां विद्रोह किया था, किसके विरुद्ध विद्रोह किया था, तो इन्होंने अपने ही पिता के विरुद्ध कई बार विद्रोह किया। जी हाँ, कई बार, एक बार नहीं कई बार। अब चूंकि पिता के विरुद्ध, पिता मुगल बादशाह थे, वो वो उनका सिंहासन चाहते थे, है ना। सलीम जो है अपने पिता अकबर का सिंहासन चाहते थे, उसके लिए ही विद्रोह कर रहे थे बार बार। अब चूंकि सामने वाला व्यक्ति उनका पिता, तो बार बार पिता होने के नाते बार बार माफ भी कर देते थे, फिर से विद्रोह हो जाता था। तो ये कहानी आगे चलती रही है, इस विद्रोह वाले पक्ष में आप जानेंगे, है ना। जरूरत है अभी फिलहाल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की। विद्रोह की बात करें तो सलीम ने अल्पायु से ही सुरापान आरंभ कर दिया। सुरापान मतलब कि शराब पीना। ठीक है, सलीम ने बचपन से ही शराब पीना चालू कर दिया। सलीम के इस प्रकार के दुर्व्यवहारों को देख करके अकबर बहुत ज्यादा इनसे चिड़चिड़ा रहने लगा। अकबर, अब कोई पुत्र अगर इस प्रकार के
संगति में पड़ता है तो पिता तो परेशान होगा ना। और यही वहीं उसके विरुद्ध देखा जाए तो पिता उसको सुधारने के लिए या उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए इतनी कुछ प्रबंध कर रहा है, शिक्षा दीक्षा का इतना कुछ प्रबंध करा, हमने परिचय वाले पार्ट में देखा। तो इनके पिता अकबर जो है इनके दुर्व्यसनों से तंग आकर के इनसे बहुत ज्यादा खिन्न रहने लगे थे। 1599 में जब अकबर ने दक्षिण को कूच किया, दरअसल 1599 में अकबर को दक्षिण किसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए जाना पड़ा। उस समय जब ये दक्षिण की ओर जा रहे थे अकबर, तो उस समय ये सलीम को जो है एक आदेश देकर गए थे। सलीम को कहा गया था कि आप जो है मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह पर आक्रमण कर दो, क्योंकि उनके द्वारा बार बार विद्रोह जैसी सूचनाएं मिल रही थी और अकबर के अधीन, हालांकि वो साम्राज्य शासन जो है वो अकबर के अधीन आ चुका था, लेकिन फिर भी बार बार विद्रोह जैसी सूचनाएं वहां से प्राप्त हो रही थी। इसलिए सलीम को मेवाड़ पर अधिकार जो है आक्रमण करने के लिए कहा गया था और ये कहते हुए उसे अजमेर का गवर्नर बना दिया गया। कब बनाया था, ध्यान सुनिएगा। अजमेर का गवर्नर सलीम को बनाया अकबर ने, कब? जब अकबर को दक्षिण की ओर कूच करना था। तो अजमेर का गवर्नर बनाने के बाद में उन्हें मेवाड़ पर आक्रमण करने की बात कहकर के और ये दक्षिण की ओर चले गए। सलीम के दिमाग में आया कि यार मुझे अचानक से गवर्नर बना दिया है ना, अजमेर का गवर्नर बना दिया, ठीक है, और मेरे पिता पहली बार मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं, मेरी योग्यता पर विश्वास कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए बोल दिया, मतलब मैं काफी लायक हूं। अब लायक हूं तो मतलब क्या हुआ कि अब मुझे मुगल बादशाह की कुर्सी मिल जानी चाहिए। तो इसी विचार से उन्होंने क्या किया, मेवाड़ पर आक्रमण तो नहीं किया, बल्कि सलीम ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के बजाय अकबर के विरुद्ध ही विद्रोह कर मारा। किस लिए? कुर्सी प्राप्त करने के लिए, है ना। ये तो छोटी सी कहानी हो गई। अच्छा, इस विद्रोह के पीछे कारण क्या थे? तो कारण से कुछ समझ आएगा कि इसके पीछे उनके रीजन क्या थे, क्यों उन्होंने विद्रोह किया। सुनिएगा, दरअसल जब सलीम ने विद्रोह किया था या अकबर का जब शासनकाल था, उस समय उत्तराधिकार का कोई एक फिक्स नियम नहीं था कि कौन उत्तराधिकार बनेगा या कौन उत्तराधिकारी होगा कुर्सी का, सिंहासन का। गद्दी प्राप्त करने के सामान्य से नियम उस समय जो है परंपरा में बने हुए थे। कौन से सामान्य से नियम थे? तो सामान्य से नियम ये थे कि भाई साम्राज्य में जो अमीर है, अमीर मतलब मैं बार बार रिपीट करता हूं ना, अमीर मतलब जैसे मंत्री मान लीजिए, आज संसद में जो मंत्री होते हैं ना, ऐसे ही मंत्री उस समय हुआ करते थे, लेकिन उन मंत्रियों को अमीर कहा जाता था या सरदार कहा जाता था, ठीक है। तो उन अमीर या मंत्रियों का सहयोग होना चाहिए उस व्यक्ति के पास में जो विद्रोह करना चाहता है। दूसरी बात, जो विद्रोह करने के सोच रहा है वो योग्य होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, और ये योग्यता का सर्टिफिकेट तो उसको जो है अकबर से मिल चुका था, क्योंकि भाई अजमेर का गवर्नर बनाया, मेवाड़ पर आक्रमण करने का बोला, मतलब योग्यता थी। तो सलीम को यह फील हुआ कि मैं योग्य तो हूं और मेरे पास पैतृक अधिकार भी है कि मेरे पिता है तो पिता की कुर्सी पुत्र को मिलेगी। तो ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है यहाँ पर, है ना। और तीसरी, अमीरों का सहयोग। तो सलीम के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, एक काम करते हैं, अकबर तो यहाँ पर है नहीं, अब एक काम करते हैं, जो मंत्री है, जो अमीर है, इनका सहयोग जुटाना चालू करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लालची, जो उनके दरबार में जो लालची अमीर थे, वो सलीम की ओर वाकई में हो भी गए। तो अकबर के 3 लड़के थे बेसिकली। एक का नाम था सलीम, सबसे बड़ा पुत्र, जिसको हम पढ़ रहे हैं जहांगीर, ठीक है ना। जहांगीर 1590 की में बात करें तो इसकी आयु कितनी थी इस समय? 21 वर्ष। 1590 में 21 वर्ष थी। उसके बाद में इसके छोटा पुत्र था, सलीम से छोटा था, नाम था मुराद। नाम याद रखिएगा, आगे नाम याद आने वाले। मुराद, जिसकी उम्र थी 20 वर्ष 1590 में। वो सबसे छोटा था दानियाल, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी। तो सलीम गद्दी का और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अब क्या किया, विद्रोह कर दिया। क्योंकि सलीम को कहीं ना कहीं डाउट था कि कहीं ना कहीं पिताजी झोलमोल नहीं कर दे, क्योंकि बचपन से सलीम को पसंद नहीं करता था अकबर। इसके पीछे कारण सलीम खुद था, उसका सुरापान, शराब आदि दुर्व्यसनों का आदि हो जाना, ठीक है ना। तो इस कारण से उनको कहीं ना कहीं डाउट था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हटा करके मुराद या दानियाल को यहाँ का शासक बना दे। इसलिए सोचा कि समय से पहले ही विद्रोह कर दे, अकबर यहाँ पर है नहीं, विद्रोह कर देते हैं, सिंहासन मिल जाएगा। तो इस भावना के साथ में विद्रोह करना चाहा।
दूसरे कारण की बात करें तो 1591 में अकबर बीमार पड़ा। कब? 1591 में अकबर बीमार पड़ा। इतिहासकार बदायूनी बताते हैं, मतलब उन्होंने लिखा है या उनका मानना है कि जो अकबर बीमार पड़ा था उसके पीछे कारण सलीम था। ऐसा कहा जाता है कि सलीम ने उसे जहर दिया था। सलीम ने उसे जहर दिया था। तो सलीम पर जहर देने का आरोप लगा दिया गया। लेकिन हाँ, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है, सलीम पर कोई आरोप नहीं लगाया था। लेकिन यहाँ बदायूनी के इतिहास में काफी अच्छा महत्व है। कई सारी बातें उन्होंने ऐसी लिखी है जो मुगल काल में फेमस है और मुगल काल में ये नाम चलता है बदायूनी का। ठीक है, तो बदायूनी जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने ही बताया कि सलीम पर जहर देने का आरोप लगाया था। और सलीम पर जब ये आरोप लगा तो सलीम और ज्यादा सावधान हो गया। सलीम सावधान हुआ जब, चूंकि सलीम को पता था कि मैंने जहर नहीं दिया, तो सलीम का दिमाग घूमने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पीछे छुप करके मुराद, जो उनसे छोटा वाला भाई, उनका छोटा भाई था, कहीं मुराद तो उनको जहर नहीं दे रहा है। तो सलीम ने क्या किया? सलीम ने अपने विश्वास पात्र को मुराद पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया कि भाई आप मुराद पर बराबर नजर रखो। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में अकबर पूरी तरह ठीक हो गया। तो ये सारी झंझट जो थी पूरी समाप्त हो गई। तो यहां से भी सलीम के दिमाग में एक बात खटकी कि उस पर आरोप तो लग ही चुका है जहर देने का, मतलब पिता के विरुद्ध होने का आरोप तो लग ही चुका है, तो विद्रोह भी अगर कर देंगे तो कौन सी बड़ी आपत आन पड़ेगी। तो एक संकेत उनको यहां से भी दिमाग में आया। तीसरे कारण की बात करें तो अकबर ने सलीम के कार्यों को आवश्यकता के अनुसार योग्यता से कम आंका। अब ये पॉइंट है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह सलीम की दृष्टिकोण से मान लीजिए। यहां पर सलीम का ऐसा मानना था कि अकबर जो है उन्हें कम योग्य समझता है। अब ये तो हर घर की कहानी है, हर पिता अपने पुत्र को कम योग्य ही समझता है, होता है ना ऐसा। अकबर ने देखा था कि सलीम जो है शराब पीने और आनंद मनाने में लगा हुआ है। ठीक है, तो अकबर सलीम को कम योग्य समझने के पीछे यही कारण माना जाता है कि सलीम का जो दुर्व्यसनों में आदी था, लिप्त था, उसके कारण ही अकबर इनको पसंद भी नहीं करता था और इतना कुछ शिक्षा दीक्षा या ट्रेनिंग देने के बाद भी जो है अपनी योग्यता जो है वो प्राप्त नहीं कर पाया था। तो कहीं ना कहीं सलीम अकबर को सिद्ध भी करना चाहता था कि मैं योग्य हूं, अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहता था, इसलिए भी विद्रोह का कारण बताया गया। इसके अलावा सलीम अबुल फजल की शक्ति से घबराता था। अबुल फजल कौन सा नाम आ गया भाई यहाँ? अबुल फजल जो है अकबर का एक विश्वसनीय व्यक्ति था, विश्वसनीय सैनिक कह सकते हो, सेनापति कह सकते हो, दरबारी, एक विश्वसनीय दरबारी था उनका। किसका? अकबर का। लेकिन याद रखिएगा, तो अबुल फजल की शक्ति से सलीम बहुत घबराता था। उससे उसका मन मुटाव हो गया। किससे? अबुल फजल से। इसके अलावा सलीम के मित्रों ने भी उसे अकबर के विरोध के लिए भड़काया था। सलीम ने भी इस बात को माना है और 1600 ईस्वी तक वह इंतजार करते करते थक गया था। मुराद 1599 में मर गया, मृत्यु हो गई मुराद की, मतलब उससे छोटा जो भाई था उसकी मृत्यु हो चुकी थी 1599 में। तो जैसे ही मुराद की मृत्यु हुई तो सलीम को लगा कि यह बिल्कुल सटीक मौका है, उपयुक्त मौका है, अब बाहर कर देना चाहिए, लोहा गरम है, हथौड़ा मार देना चाहिए, और मार दिया, विद्रोह कर दिया। कैसे किया विद्रोह, क्या हुआ था विद्रोह में, है ना, कहानी को जरा समझते हैं। तो आइए जरा इसकी मुख्य घटना पर चलते हैं कि इसकी मुख्य घटना के अंतर्गत विद्रोह में दरअसल हुआ क्या था। विद्रोह में हुआ कुछ ऐसा कि सलीम ने सबसे पहला कदम क्या उठाया कि वह इलाहाबाद भाग गया। कहां गया? इलाहाबाद। उसको पता था कि इलाहाबाद जाकर के वहीं से विद्रोह करेंगे, समझ लो। तो वो इलाहाबाद भाग गया, वहां जाकर के उसने अपना दरबार लगाना चालू कर दिया इलाहाबाद में। मतलब मुगल सल्तनत, अकबर की सत्ता को चुनौती देने का काम चालू कर दिया। उसने बिहार को अपने राज्य में मिला लिया। बिहार जो पहले मुगलिया सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था, उसे सलीम ने अपने राज्य में मिला लिया, मतलब अकबर से स्वतंत्र करवा लिया। और इतना ही नहीं, उसने 30,000 सैनिकों की एक विशाल सेना का बंदोबस्त किया। 30,000 सैनिकों की एक विशाल सेना बना ली। जब अकबर को विद्रोह का पता चला तो उसने ख्वाजा मोहम्मद शरीफ को सलीम को मनाने के लिए भेजा और कहकर भेजा था कि सलीम मान जाए तो उसको लेकर के आइएगा, हम उसको माफ कर देंगे, और अगर नहीं माने तो युद्ध में उसको परास्त करके लेकर आना, लेकर जरूर आना। तो इस मंशा से ख्वाजा मोहम्मद शरीफ को
अकबर ने सलीम के पास भेजा, लेकिन मोहम्मद शरीफ महोदय जो है वो भी लालची निकले और सलीम से मिल गए। सलीम ने उसे एक सबसे बड़ा पद दिया, प्रधानमंत्री बना लिया अपने राज्य का, ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने। इसके बाद में होता यह है कि 1601 में अकबर ने असीरगढ़ का दुर्ग जीत लिया, जो कि ये समझ लीजिए कि असीरगढ़ का दुर्ग जैसे ही जीता, सलीम की दुखती नस जो थी उस पर पैर रख दिया अकबर ने। और अकबर ने सलीम को यह दिखा दिया कि बेटा बाप बाप होता है ना। तो इसी असीरगढ़ के दुर्ग की जीत के साथ ही जो है सलीम झुक गया और सलीम वापस लौट आया। ठीक है, वापस लौटा और सलीम जो है, सलीम को अकबर ने माफ भी कर दिया और उसे माफ करके बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब देखिए ये हुआ इसका पहला विद्रोह, ये पहला विद्रोह हो गया। ठीक है, पहला विद्रोह किया इन्होंने, मुराद की मृत्यु के बाद में पहला विद्रोह हुआ, अकबर ने माफ कर दिया। कहां से किया इसने? इलाहाबाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। लेकिन सलीम का विद्रोह अभी शांत नहीं हुआ, वह बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार तो बन गया, लेकिन अभी भी सलीम के अंदर ज्वाला धधक रही थी, क्योंकि उसको तो मुगल सम्राट बनना था, उसे सूबेदार बना दिया। तो उसने क्या किया, सलीम ने कुछ समय के बाद ही गोवा के पुर्तगालियों से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की, क्योंकि गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा हो चुका था, गोवा पर पुर्तगाली अधिकार कर चुके थे। तो सलीम महोदय पहुंच गए पुर्तगालियों के पास में, वो कहा कि मेरे पिता के ही विरुद्ध मेरा सहयोग करें। अब पुर्तगाली जो कि यूरोपीय कंपनी थी भाई, इतनी बेवकूफ तो थे नहीं कि विद्रोह में वो साथ देते, और उस समय अकबर की पावर थी। ठीक है, तो 19 अगस्त 1602 को उसके मित्र वीर सिंह बुंदेला ने अकबर के मित्र अबुल फजल को मार दिया। किसके मित्र ने? तो सलीम का मित्र था वीर सिंह बुंदेला, उसने अकबर के खास व्यक्ति अबुल फजल की हत्या कर दी। अब जैसे ही अबुल फजल की मृत्यु का संदेश अकबर को मिला तो अकबर बहुत टूट गया, बहुत सलीम से बहुत ज्यादा नाराज हो गया। अकबर जो है इस घटना से बहुत नाराज हुआ, और मुराद पहले ही मर चुका था, दानियाल बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा था। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए जो पारिवारिक माहौल था ना, बहुत ही जो है सेंसिटिव हो गया था, बहुत ही नम्र हो गया था। तो ऐसे माहौल को देखते हुए देखा, वहां की रानियों ने कहा कि सम्राट से, अकबर से कहा कि क्या कर रहे हो आप, आपका बड़ा पुत्र आपके विरुद्ध विद्रोह कर रहा है, आपके छोटे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, सबसे छोटा पुत्र है वो बीमार पड़ा हुआ है, यहां कोई सुखी नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो रानियों के समझाने पर अकबर ने सलीम को क्षमा करने को कहा कि ठीक है, मैं अकबर को फिर से क्षमा कर दूंगा, जाओ किसी के भी संदेश के द्वारा जो है सलीम को वापस बुलवा लो। तो सलीम को बुलवाने के लिए सलीमा बेगम सलीम को मनाने के लिए फिर से इलाहाबाद जाती है, वो सलीम को लेकर के आ जाती है। अकबर फिर से सलीम को माफ कर देते हैं। सलीम ने सम्राट को, अब इस माफी पर देखिए इसका, अब सलीम ने अब तक ना काफी शक्ति अर्जित कर ली थी विद्रोह करके। तो सलीम जैसे ही वापस आता है, अकबर उसे माफ करता है, तो सलीम सम्राट को 700 हाथी गिफ्ट करता है। ये लीजिए पिताजी 700 हाथी, 11,000 सोने की मोहरे लीजिए, समझ लो 11,000 सोने की मोहरे, 700 हाथी भेंट करता है। 1603 ईस्वी में सलीम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए फिर कह दिया जाता है। अकबर से फिर से दूसरी गलती हो जाती है, अकबर ने फिर कह दिया कि सलीम उठो, जाओ और मेवाड़ पर आक्रमण कर दो। और जैसे ही सलीम को मेवाड़ पर आक्रमण करने का कहा, सलीम के फिर से कान खड़े हो गए कि पिताजी ने ये क्या कह दिया, चलिए ठीक है फिर से विद्रोह कर दिया जाए। लेकिन सलीम ने फिर से इलाहाबाद, मेवाड़ जाने की बजाय वो कहां चला गया, इलाहाबाद चला गया, फिर से इलाहाबाद चला गया। उसने अकबर के विरुद्ध फिर से विद्रोह कर दिया। अकबर ने अब शहजादा खुसरो को गद्दी पर बिठाने का निश्चय कर लिया। किसको? शहजादा खुसरो को। इसके परिवार में ही जो है एक राजकुमार था, है ना, तो उसको जो है शहजादा खुसरो को गद्दी पर बिठाने का निश्चय किया कि यार ये सलीम जो है बार बार विद्रोह कर रहा है, इस लायक है ही नहीं, योग्य ही नहीं है कुर्सी के, एक काम करते इसको हटाइए, शहजादा खुसरो को बता। लेकिन जैसे ही उन्होंने निश्चय किया तो परिवार में
तो अब समझते ही हो है ना, आप कैसे बना सकते हो, आपके पुत्र ऐसे भटक रहे हैं, पुत्र विद्रोह कर रहा लंबे समय से गद्दी पर बैठने के लिए, गद्दी दे दोगे तो विद्रोह नहीं होगा, वगैरह वगैरह कई सारी बातें होने लगी परिवार में। तो अकबर के विचार फिर से बदल गए। सलीम ने फिर से क्या हुआ, देखिए सलीम ने आगरा जाकर के क्षमा मांगने का विचार बनाया कि आगरा आकर के पिताजी से फिर से क्षमा मांग ले, फिर क्षमा कर देंगे, 2 बार तो कर चुके हैं। अकबर ने क्या किया कि जब सलीम आगरा आया अकबर से क्षमा मांगने के लिए, तो अकबर ने दिखावे के लिए, जब सलीम दूर खड़ा हुआ था, बहुत सारी जनता खड़ी हुई थी, जनता के सामने तो सलीम का अच्छे से स्वागत किया ताकि सलीम को डाउट ना हो जाए, नहीं तो भाग जाएगा वापस से, है ना। तो जनता के सामने उनका स्वागत किया कि आओ बेटा, ठीक है, आपको माफ कर दिया गया है, आ जाओ। वो जैसे ही वो हाथ लगा, वैसे उसको पकड़ लिया, पकड़ के 10 दिन के लिए ना बाथरूम में बंद कर दिया। जी हाँ, स्नान घर में बंद कर दिया, कैद कर दिया, ठीक है। लेकिन पुत्र पिता फिर से हो गया समझौता, लेकिन ये समझौता फाइनल हुआ, ये समझौता फाइनल ही तो होना था, क्योंकि अब सारा राजपाट जो है सलीम के हाथों में ही आना था। क्यों? क्योंकि अब अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। विद्रोह किसके विरुद्ध करेगा सलीम, अब कर नहीं सकता। तो आपने यहां पर देखा, जब भी उसने विद्रोह किया है तो विद्रोह का कोई सटीक कारण नहीं था। विद्रोह को अगर पूरे इतिहास में कहीं मजाक देखा जाए ना, खेल खेल में विद्रोह कैसे किया जाता है, अगर ये पढ़ना हो आपको, सलीम की पूरी स्टोरी पढ़ लीजिएगा। एक तरफ पढ़ोगे, एक तरफ हंसोगे आप, है ना। पिता पुत्र का झगड़ा था जो आखिरकार समाप्त हुआ, लेकिन समाप्त फाइनली कब हुआ, जब अकबर की मृत्यु हुई। अकबर की मृत्यु के बाद में 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को शहजादा सलीम जो है, शहजादा सलीम को राजगद्दी मिल जाती है, मुगल सम्राट का सिंहासन मिल जाता है। और उस सिंहासन पर सलीम किस नाम से बैठता है, अब सुनिए पूरा नाम, क्या नाम से, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से। क्या नाम से? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, और हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जहांगीर, ठीक है ना, जहांगीर। तो इन्होंने इतनी लंबी उपाधि, जो एक बार में बोलने में जवान लड़खड़ाती है, इतनी लंबी उपाधि धारण की और गद्दी पर बैठ गया, तब जाकर उसको संतुष्टि मिली कि अब आखिरकार मुझे गद्दी मिल गई, सिंहासन मिल गया। राज्याभिषेक के समय जहांगीर ने अपने पिता के समान उदार एवं सहिष्णु नीति का अनुसरण किया, हिंदू एवं मुसलमान दोनों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने कई कैदियों को कारागार से मुक्त कर दिया और बहुत से कर ऐसे लगाए हुए थे उनको माफ कर दिया, हटा दिया उन करों को। वो सम्राट के जो समर्थक थे, जो शुभचिंतक थे, उनको ऊंचे पद प्रदान कर दिए। मतलब कुल मिलाकर के जो उनके पिता जिस प्रकार की शासन पद्धति का पालन कर रहे थे, उसी नक्शे कदम पर सलीम ने चलने का प्रयास किया। आगे चलकर के सलीम ने जो है कई औषधालय बनवाए, कई सराय बनवाए। सराय का मतलब होता है जहां पर सैनिक या यात्री विश्राम कर सके ना, जैसे आज वर्तमान में धर्मशालाएं होती हैं, धर्मशालाओं का एक अलग रूप होता है सराय दरअसल। तो सराय या औषधालयों का निर्माण करवाया सलीम ने। इसके अलावा अपनी न्यायप्रियता दिखाने के लिए, सलीम ने अपनी न्यायप्रियता को दिखाने के लिए आगरा में राजप्रसाद के बाहर एक घंटी टंगवाई, सोने की जंजीर में, सोने की जंजीर में घंटी टंगवाई, और ये आदेश दिया या कहें कि ये डोन पिटवा दी पूरे साम्राज्य में, ये ऐलान करवा दिया कि जिससे भी किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ हो, कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, वो इस घंटी को बजा करके अपनी फरियाद सम्राट तक पहुंचा सकता है। लेकिन 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 ध्यान सुनिएगा, लेकिन इस जंजीर को खींचने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया। इसका मतलब आप देख लीजिए और अपने आप से मतलब निकाल लीजिए। उनके शासन काल में घंटी जरूर टंगवाई थी ताकि कोई पीड़ित, जो भी पीड़ित व्यक्ति हो शासन साम्राज्य में, जो जनता में कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, वो जंजीर को खींचकर घंटी को बजा करके और राजा तक पहुंच बना ले और अपनी फरियाद रखे। लेकिन जनता में किसी ने भी उस घंटी को नहीं बजाया। मतलब कहीं ना कहीं डर भी जनता के अंदर बहुत ज्यादा था। ये हुआ इनका विद्रोह वाला पार्ट कंप्लीट, ठीक है ना, समझ आया आप लोगों को, इंजॉय हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं आगे जहांगीर के 12 अध्यादेशों पर। जहांगीर जब मुगल सम्राट बन चुका था, चूंकि सलीम से जहांगीर बन चुका था, जहांगीर मतलब मुगल सम्राट, ठीक है ना। तो जहांगीर बना, जहांगीर ने 12 अध्यादेश अपने साम्राज्य में लागू किए। 12 अध्यादेश का मतलब हुआ 12 कानून लागू किए अपने देश में। कौन कौन, थोड़ा स्पीड से बढ़ूंगा मैं, ठीक है ना। एक तो जकात निषेध, जकात नामक कर पहले लाग चलाया जाता था, उसको बंद कर दिया।
पहला कानून लगाया, जकात नामक जो कर है उसको बंद कर दिया जाए। दूसरा कानून है मोर्चों पर चोरी डकैती के संबंध में कानून, जो मोर्चे थे मोर्चों पर चोरी डकैती होती थी उसको लेकर के कानून। तो जहांगीर ने ऐसे भाग पर जहां चोरी डकैती का डर था, जागीरदारों को सड़कों या मार्गों के किनारे सराय बनवाने, कुएं बनवाने, मस्जिद बनवाने, खेती को बढ़ाने आदि आदि के आदेश दिए, ताकि पब्लिक वहां पर बसने चालू कर दे, वहां पर रहवासी क्षेत्र वो बन जाए, ताकि चोरी डकैती कम होने लगे, कम हो जाए या समाप्त हो जाए। इसके अलावा मृतकों की संपत्ति का निःशुल्क उत्तराधिकार, परिवार में किसी बड़े की मृत्यु हो गई तो उसकी संपत्ति उनके पुत्रों को निःशुल्क रूप से प्राप्त होगी, ये व्यवस्था सलीम ने की। इसके बाद में नशीले पदार्थों का निषेध, हालांकि खुद नशीले पदार्थों का जो है सबसे बड़ा उपभोक्ता था, मतलब आदी था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शराब या अन्य मादक पदार्थों को निषेध कर दिया अपने राज्य में, मद्यपान आदि को निषेध कर दिया। इसके अलावा जो पांचवा उनका कानून था वो था संपत्ति हड़पने और नाक काटने के जो दंड था उसको निषेध कर दिया। भाई कोई जागीरदार किसी भी किसान की, किसी मजदूर की संपत्ति नहीं हड़पेगा, और किसी भी अपराध के कारण जो है नाक और कान काटने का जो दंड था वो समाप्त उसने करवा दिया। इसके अलावा छठा जो कानून था वो था गंभी और घसबी निषेध। गंभी और घसबी निषेध, दरअसल गंभी और घसबी निषेध जो है ना, ये था खालसा भूमि के पदाधिकारियों के लिए या जमींदारों के लिए। खालसा भूमि के जो पदाधिकारी या जमींदार थे उनके द्वारा किसानों की भूमि बलपूर्वक कभी कभार छीन ली जाती थी, तो ये जागीरदार या पदाधिकारी किसानों की भूमि ना छीने, और साथ ही साथ में खालसा पदाधिकारी और जागीरदार सम्राट की आज्ञा के बिना वो अपनी जनता के साथ में वैवाहिक संबंध ना बनाए, ये दो विशेष प्रकार के नियम उसने लागू किए। सातवें कानून की बात करें तो सरकारी औषधालयों का निर्माण करवाया, सरकारी औषधालय बनवाए ताकि जनता को और सुविधा हो सके। आठवें कानून के रूप में साल के कुछ विशेष दिनों में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया। जी हाँ, पशुवध पर, जैसे कि इनके पिता अकबर ने दीने इलाही धर्म की स्थापना की थी, जिसमें मांस खाना पूरी तरह निषेध कर दिया था, है ना, उसके सदस्य मांस नहीं खाएंगे। इसी तरह से साल के कुछ विशेष दिनों में यहां पर जहांगीर ने पशुवध पर, पशुओं को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन कौन से दिन थे वो? तो जहांगीर का जन्मदिन 18 रबी उल अव्वल से लेकर के आयु के जितने वर्ष हो गए हों उतने दिनों तक पशुवध निषेध कर दिया। मतलब मान लेते कि 1 तारीख को जो है जहांगीर का जन्मदिन था, और मान लो वो 1 तारीख एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, है ना, तो 1 तारीख 2025 को उन्होंने, 1 जनवरी 2025 को उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो और 1 जनवरी 2025 को उनकी उम्र थी 30 वर्ष, मान लेते हैं 30 वर्ष। तो 1 जनवरी से लेकर के 30 दिनों तक, 30 वर्ष, चूंकि वर्ष के जितने वर्ष हुए हैं उतने दिनों तक, तो 30 वर्ष हो चुके थे, तो 30 दिनों तक कंटिन्यूअसली 1 तारीख से 30 तारीख तक जो है पशुवध नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा सप्ताह में भी 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन, कौन कौन से? रविवार का दिन और बृहस्पतिवार का दिन। क्यों? क्योंकि रविवार का दिन जो है अकबर का जन्मदिन था और बृहस्पतिवार को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था, तो ये 2 दिन भी उसने पशु बलि बंद करके रखी हुई थी अपने राज्य में, ठीक है। 9वें कानून की बात करें तो रविवार को सम्माननीय दिवस घोषित कर दिया। तो अपने पिता की तरह जहांगीर ने भी रविवार को सम्माननीय दिन घोषित किया, आदेश दिया कि इस दिन पशुवध ना किया जाए। अकबर के समय के मनसबदारों और जागीरदारों की पुष्टि कर दी। क्या मतलब हुआ? जहांगीर ने अपने पिता के समय के जितने भी कर्मचारी थे, जागीरदार थे या मनसबदार थे, उनको अपने पदों पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिया, वो वापस उनको उनके पद दे दिए। इसके अलावा आइमा भूमि का स्थायीकरण कर दिया। सम्राट ने राज्य की समस्त आइमा भूमि जो कि प्रार्थना और पूजा के लिए दी गई थी, अनुदान की शर्तों के अनुसार स्थायी कर दी, ठीक है। और अंतिम कानून था, 12 कानूनों में, 12 अध्यादेशों में अंतिम अध्यादेश था बंदियों की मुक्ति। तो जहांगीर ने एक ये भी आदेश दिया कि जो कैदी बहुत लंबे समय से कैद में हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। इस प्रकार से जहांगीर का हमने परिचय देखा, प्रारंभिक जीवन का परिचय देखा, उसके बाद में जहांगीर का हमने विद्रोह देखा, और आखिर सलीम का जब जहांगीर बना,
जहांगीर बनने के बाद जो उसने 12 अध्यादेश जारी किए, 12 ही अध्यादेशों पर कंटिन्यूअसली हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको समझ आया होगा। आज बस यहीं तक, और कल वाले सेशन में हम बात करेंगे शाहजहां पर। जैसा कि मैं आपको प्रारंभ में मैंने बताया था कि जहांगीर के बाद में शाहजहां का नंबर आता, शाहजहां पढ़ेंगे हम, जहांगीर के पुत्र शाहजहां पर, ठीक है ना। तो अब पिता पुत्र ही चलेगा पूरी कहानी। अब कहां तक, औरंगजेब तक चलने वाली ये कहानी। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो है पीडीएफ की लिंक दी गई है, डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ले सकते हैं आप लोग। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दें, ठीक है ना, लाइक का बटन दबा दें। और चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए लोधरी क्लासेस के साथ में सब्सक्राइब करके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल वाले सेशन में। थैंक यू सो मच।